नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत यादव और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो रिसेंटली हुआ क्या कि हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दिया कि आजकल एक फैशन बन चुका है कि अम्बेडकर अम्बेडकर करना, ठीक है? और अगर इतना अम्बेडकर की जगह भगवान का नाम लिया जाए तो शायद इन लोगों को स्वर्ग मिल सकता है। तो इस सब चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम बात नहीं करते कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बोली, कि शायद वो अम्बेडकर जी को नीचा दिखाना चाहते थे या वो जिन लोगों के बारे में बोल रहे थे उनके बारे में उनकी क्या राय है। मैं उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बात करना चाहता, ठीक है? उन्होंने नेहरू और अम्बेडकर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भी बोला, ठीक है? मैं उस पे भी ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बट कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं कहीं न कहीं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक क्लियरिटी देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं एक कहानी की। तो जो मॉडर्न डे केरला है, उसे पहले हम ट्रैवनकोर के नाम से जानते थे। तो उस समय पे एक ये प्रोमिनेंट प्रथा के तौर पे था कि जो वुमेन्स, जो लोअर कास्ट वुमेन्स हैं, उनसे टैक्स लिया जाता था। आपको जान के आश्चर्य होगा वो टैक्स किस चीज़ पर था। वो टैक्स था कि अगर आपको अपनी अपर बॉडी को कवर करना है, ठीक है? अगर जो लोअर कास्ट की जो वुमेन्स है उनको अपनी अपर बॉडी को कवर करना है, और मैं अगर खुल के बोलूँ तो जो ब्रेस्ट एरिया होता है वुमेन्स का, उसे अगर कवर करना है तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक महिला थी नांगेली नाम की, ट्रैवनकोर से ही। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास नहीं थे देने के लिए पैसे, तो जब राजा के लोग आए तो उन्होंने अपना जो ब्रेस्ट होता है उसे काट के केले के पत्ते पे रख के उनको दे दिया, ठीक है? तो कहीं ना कहीं एक कंट्री जिसमें लोअर कास्ट लोगों की ये कंडीशन थी, उससे भी ज़्यादा जो लोअर कास्ट फीमेल्स थी, जो वुमेन्स थी, उनकी ये कंडीशन थी। तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन को सुधारने में सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट काम रहा है, जिस व्यक्ति का काम रहा है, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है? कहीं ना कहीं उन्हें एक समुदाय से, एक एरिया से जोड़ के प्रेजेंट किया जाता है कि वो केवल एक स्पेसिफिक कास्ट के लीडर हैं या फिर किसी एक स्पेसिफिक लोगों के लीडर हैं। तो उस चीज़ को भी बात करेंगे। अभी हम देखेंगे कि क्या सिर्फ और सिर्फ SC ST कास्ट के या फिर दलित लोगों के लिए उन्होंने काम किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैबिनेट से जो उनके लॉ मिनिस्टर के तौर पे वो नियुक्त हुए थे, ठीक है, उससे अम्बेडकर ने क्यों रिजाइन किया था, ठीक है? तो हुआ ये कि अम्बेडकर ने 1950s के टाइम पे एक हिंदू कोड बिल लाने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उस पर वो काम कर रहे थे। लेकिन उन चीज़ों से इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला था कि एक तो जो इनइक्वालिटी है क्लासेस के बीच में, वो एलिमिनेट होगी उस हिंदू कोड बिल से। दूसरा, जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है वो एलिमिनेट होगा। और दूसरा, जो कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने उस बिल को लाने की कोशिश की थी। बट मेन चीज़ ये नहीं है कि वो बिल किन चीज़ों के बारे में था या क्या था। हुआ क्या, तो अगर आज की डेट में हम देखें तो जो डाउरी प्रोविजन एक्ट है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ऐसे ही अगर उस समय पे उनका ये मानना था कि अगर हिंदू कोड बिल आ जाता तो जो सती प्रथा जैसी चीज़ें हैं, डाउरी जैसी चीज़ें, वो एलिमिनेट हो सकती थी उसी समय, ठीक है? अब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ कि जो नेहरू थे, उनका मानना ये था कि नेहरू ने वो एक जगह पे मेंशन भी किया था, आई विल गेट द हिंदू कोड बिल पास्ड वेदर आई विन और लूज द इलेक्शन, ठीक है, कि मैं इंश्योर करता हूं कि जो हिंदू कोड बिल है उसे पास किया जाएगा, चाहे मैं इलेक्शन जीतूं या हारूं। फिर उन्होंने क्या किया कि जो नेहरू थे उन्होंने उस बिल को पेश भी किया, बट कुछ कांग्रेस MPs और कुछ हिंदू राइट विंग जो लीडर्स थे, उन्होंने उस बिल पे आपत्ति व्यक्त की, ठीक है, उन्होंने उस बिल को पास नहीं होने दिया। उसके बाद उस एक्ट को जब पास नहीं होने दिया तो अंबेडकर जी ने एज अ लॉ मिनिस्टर के तौर पे, ठीक है, रिजाइन कर दिया। तो जिस एक्ट पर वो इतने समय से काम कर रहे थे उसे पास नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है एज अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने उस चीज़ से रिजाइन कर दिया, ठीक है? कौन, और उसके बाद उनका कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ये भी था कि वो मानते थे कि उन्हें एज अ प्लानिंग कमीशन में भी कहीं ना कहीं पोस्ट मिल सकती थी, ठीक है? वो चाहते थे क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे थे, ठीक है?
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और कोलंबिया स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डिग्री हासिल कर रखी थी। तो इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छे खासे थे। इवन 1935 में उन्होंने रिजर्व बैंक की मांग की कि इंडिया का अपना एक रिजर्व बैंक होना चाहिए। तो उनकी जो इकोनॉमिक्स में जो महारत थी उस पर तो सवाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वो चाहते थे कि उन्हें प्लानिंग कमीशन में भी एक पोस्ट मिले, बट जो कि नहीं मिली, जिससे भी कहीं ना कहीं वो नाराज थे। बट हुआ ये कि इन फ्यूचर जब नेहरू ने आगे चल के हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1950 से 1958 के बीच में लाए, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी की जो आइडियोलॉजी जो उनके हिंदू कोड बिल में रिफ्लेक्ट कर रही थी उसको साफ दर्शाता था। तो जो कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई कि अंबेडकर और नेहरू के बीच में था, हो सकता है उसके बावजूद अगर नेहरू ने अंबेडकर जी को एक लॉ मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त किया, क्योंकि जो अंबेडकर थे वो कांग्रेस के पार्ट नहीं थे, ठीक है। इवन दो अगर उनको एज अ लॉ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता था कि कितनी इंटेलेक्ट की वैल्यू थी उस समय पे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हम बात करेंगे उन कंट्रीब्यूशन की जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। और जिन चीज़ों को ना जानने की वजह से अंबेडकर को एक सीमित वर्ग के नेता के तौर पे मान लिया जाता है, या फिर एक सीमित वर्ग के लीडर के तौर पे मान लेते हैं लोग। तो सबसे पहले जो मोस्टली सब लोगों को पता है कि अंबेडकर जी ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान रचा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। तो सबसे मेन चीज़ जो उन्होंने इंश्योर की कि एक तो सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, जो कि मेन आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करेंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। उसके बाद जो अमेरिका है, जिसे फंडामेंटल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करने के लिए अमेंडमेंट लाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि इनिशियली जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र नहीं था। एक्चुअली वो फंडामेंटल राइट्स थे ही नहीं, उन्हें बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, ठीक है। वहां पे अपने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो इनिशियली अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं था, अमेंडमेंट के बाद उसे ऐड किया गया। बट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट की पहली कॉपी थी उसमें भी फंडामेंटल राइट को डाला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मंशा को दर्शाता है कि वो जो अपने देश के लोग हैं उनके मौलिक अधिकार, उनकी फंडामेंटल राइट्स के लिए कितने कंसर्न थे। उसके बाद उन्होंने वुमेन्स और वर्कर्स के लिए तो कितने ही काम किए, ठीक है। आज की डेट में अगर वुमेन्स के रिलेटेड जो लॉज हैं, मैंने आपको पहले बताया, डाउरी प्रोविजन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, तो आज कहीं ना कहीं जो फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो इतनी आज़ादी और एक खुले माहौल में रह पा रही हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है अम्बेडकर जी का, ठीक है। जो राइट्स आज वुमेन्स इंजॉय कर रही हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ है अम्बेडकर जी का। तो जो कि अमेरिका जैसे विकसित देश जिसे हम मानते हैं, उसे भी अपने वुमेन्स को वोटिंग राइट्स देने में 100 साल लगे थे, लेकिन अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली ही वुमेन्स को वोटिंग देने का अधिकार दिए गए, ठीक है। दूसरी चीज़, तो जब इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अभी सही समय नहीं है। जो हमारे देश के लोग हैं वो अभी उस काबिल नहीं हैं कि उन्हें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया जाए। तो अंबेडकर जी ने बोला कि ये मेरे देश के लोग हैं, ये हैंडल कर लेंगे, ठीक है। उन्होंने अपने देश पे भरोसा रखा। तो आज जो हमें वोटिंग देने के राइट्स हैं, ठीक है, कि कोई भी वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, तो ये इंश्योर किया तो अंबेडकर जी ने। उसके बाद आपके 8 आवर की शिफ्ट हो, ठीक है, या फिर आपके वीकली ऑफ्स हों, या फिर ओवर टाइम हो, या फिर आपके लेबर लॉज हों, उसमें भी एक प्रोमिनेंट रोल मतलब रहा है हमारे अंबेडकर जी का। क्योंकि जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एज अ लेबर मेंबर के तौर पे वो सर्व कर चुके थे। तो उन्होंने प्री 1946 में उन्होंने सर्व किया था, और उन्होंने जो 1936 का फैक्ट्रीज एक्ट था, ठीक है, उसे भी अमेंड कराया था, जिसमें उन्होंने बहुत से चेंजेस लाए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अंबेडकर जी किसी स्पेसिफिक कास्ट के लीडर नहीं थे, ठीक है। उन्होंने वुमेन्स के लिए, उन्होंने चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, ठीक है, उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, कितने काम किए हैं। शायद बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी हम भूल रहे हैं, ठीक है, जिनका जिक्र करना अभी पॉसिबल नहीं इतनी छोटी सी वीडियो में। तो जो अमित शाह जी ने बात बोली, मैं उस पर कोई पॉलिटिकल चीज़ें ना बोलकर, बट मैं अपना एक छोटा सा ओपिनियन देना चाहूँगा
जो कि शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आप इसे इत्तेफाक ना रखें, कि एक सेक्टर के लोग, एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी जिसे अलग कर दिया गया, जो कि हमारे ही रिलीजन के थे, बट उन्हें अलग कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ठीक है, और उनसे उनके भगवान को छीन लिया गया। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि उन्हें भगवान का दर्जा क्यों दिया गया, अंबेडकर जी को क्यों भगवान का दर्जा देने की कोशिश की जाती है, तो जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, वो अपने बेसिक राइट्स जो कि जीने का अधिकार सबको है उनके लिए जब लड़ रहे थे। एक इंसिडेंट याद आया मुझे कि अभी हाल ही में एक आईएएस ऑफिसर को अपनी ही शादी में, बारात में घोड़ी पे बैठने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस देश में जहाँ एक बच्चे को मंदिर में पानी पीने के लिए मार दिया जाता है क्योंकि वो छोटी जाति का है, या फिर ऐसे बहुत से मंदिर आज भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे कास्ट के बेसिस पे आपको मंदिर में एंट्री नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पे आज भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनका जाना बैन है। ठीक है, ऐसे देश में जहाँ पे एक स्पेसिफिक कास्ट के अगर जो लीडर हैं वो अगर वहाँ चले जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है गंगा जल से। तो उस देश में एक व्यक्ति जो उन लोगों के अधिकार दिला देता है, बेसिक राइट्स जो कि होने चाहिए उन्हें दिला देता है, उन्हें इंश्योर कर देता है ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो शायद ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस व्यक्ति को भूले ना, उस व्यक्ति के योगदान को भूले ना, चाहे वो उसे भगवान के तौर पर मान रहे हैं या फिर उसे एक महान पुरुष के तौर पर देख रहे हैं, ये उनका विजन है। ठीक है, लेकिन ये उनकी मौलिक जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति को भूले ना, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो उनके लिए किया है वो शायद बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्हें भगवान का दर्जा दे देना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपको इस बात से शायद इत्तेफाक ना रखें आप लोग, लेकिन जो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है वो इस तरह है। बाकी आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, आप अपने थॉट्स दे सकते हैं।